तो अपर प्राइमरी यानी उच्च प्राथमिक स्तर का बाल विकास का प्रीवियस ईयर का ये 2019 का पेपर रहेगा। सबसे पहले देखेंगे कि अभी लेटेस्ट पैटर्न कैसे प्रश्न पूछे गए हैं पिछले साल। पहला प्रश्न आप सबके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन में है अभ्यास का सिद्धांत, पुनर्बलन का सिद्धांत, सक्रिय अनुक्रिया का सिद्धांत, छोटे छोटे पदों का सिद्धांत। बताते चले आपको, अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत स्किनर महोदय ने दिया था, ठीक है। और अभ्यास का जो सिद्धांत है ये किससे संबंधित है? तत्परता, अभ्यास और प्रभाव, ये थॉर्नडाइक से संबंधित है। ये किससे संबंधित है? थॉर्नडाइक से संबंधित है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए के साथ। देखिए, जो प्रश्न आपके जूनियर में पूछे गए हैं वही प्रश्न कई बार होता है अगले साल की परीक्षा में प्राइमरी में रिपीट किए जाते हैं, इसलिए जूनियर और प्राइमरी जब आपको दोनों ही हम हल करा देंगे तो बहुत सारे प्रश्न आपको इसी में से आपके पेपर में देखने को मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगर हम बात करें अभिक्रमित अनुदेशन के सिद्धांतों की, तो 5 सिद्धांत हैं। यहाँ पर पुनर्बलन हो गया, सक्रिय हो गया, छोटे छोटे हो गया, और यहाँ पर आप लिख लीजिएगा चौथा और लिख लीजिएगा स्वगति का सिद्धांत। स्वगति का सिद्धांत भी इसी से संबंधित है। 5वां है यहाँ पर छात्र परीक्षण का सिद्धांत। छात्र परीक्षण का सिद्धांत, ये 5 सिद्धांत जो हैं ये अभिक्रमित अनुदेशन से संबंधित हैं। स्किनर ने दिया था अभिक्रमित अनुदेशन का कॉन्सेप्ट। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। एसओआर थ्योरी में सीखने की प्रक्रिया में क्या महत्वपूर्ण नहीं है? क्वेश्चन नंबर 2। एसआर है, वो अपनी तरफ से हम पढ़ रहे थे, एसआर थ्योरी है। एसआर थ्योरी जो है ये किसके द्वारा दी गई? थॉर्नडाइक से संबंधित है। इसमें जो है क्रिया प्रसूत व्यवहार नहीं आएगा, बाकी सारी चीजें आएंगी, तो यहां पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित में से किस प्रकार के अधिगम को गेने ने अपनी अधिगम सोपानिकी में सर्वाधिक निम्न स्तर पे रखा है? निम्न स्तर पे क्या है ये आपको बताना है। प्रश्न संख्या 3, देखिए गेने ने अधिगम की जो सोपानिकी दी है इस तरीके से हम आपको बताते चले आए हैं। एक बार फिर से बता दें, 8 स्टेप है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो सबसे निम्न स्तर पे यहां पे हो जाता है संकेत अधिगम, और सबसे उच्च स्तर पे आ जाता है आपका समस्या समाधान। यहां से एक प्रश्न पक्का आपकी परीक्षा में छपेगा, निम्न पूछ ले या फिर उच्च पूछ ले, तो कंफ्यूज मत होइएगा। तीसरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा निम्न स्तर पे आपका आ जाएगा संकेत अधिगम। आर्यम गेने के द्वारा अष्टपदी सोपानिकी दी गई। प्रश्न संख्या 4, शिक्षण के दौरान आवाज में उतार चढ़ाव, ये किसका उदाहरण है? आवाज में अगर उतार चढ़ाव हो रही है इसका मतलब ये है उद्दीपन परिवर्तन कौशल, है ना। इसी के अंतर्गत आ जाता है हाव भाव, भावों का केंद्रीकरण, सुरों में उतार चढ़ाव, शिक्षक शिक्षार्थी वार्तालाप में परिवर्तन, ये उद्दीपन परिवर्तन कौशल के अंतर्गत आता है। पुनर्बलन में क्या आता है? शाबाशी देना। प्रस्तावना कौशल आपने लेसन प्लान में तैयार किया होगा, तो ये नहीं होगा, समापन कौशल नहीं होगा। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा संप्रेषण प्रक्रिया का तत्व नहीं है? संप्रेषण का मतलब होता है विचारों का आदान प्रदान, तो माध्यम भी जरूरी है, अंतःक्रिया भी जरूरी है, प्रतिपुष्ट फीडबैक भी जरूरी है। पुनर्बलन जो है ये संप्रेषण प्रक्रिया का तत्व नहीं है, तो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। छठा प्रश्न, मंदित मना बालकों की शिक्षा हेतु कौन सा उपागम उपयुक्त कहा जा सकता है? वैयक्तिक अनुदेशन, संवर्धन उपागम, त्वरण उपागम, या फिर उच्च स्तरीय पाठ्यचर्या। प्रश्न संख्या 6, उत्तर होगा यहाँ पर वैयक्तिक अनुदेशन। वैयक्तिक अनुदेशन का मतलब ये है प्रत्येक बच्चे को उसकी आवश्यकता के अनुसार ध्यान में रखा जाए कि उसको किस चीज की आवश्यकता है,
उसी हिसाब से हम शिक्षण विधियों का प्रयोग करें, बच्चे के मानसिक स्तर को ध्यान में रखें। तो 6 का पहला विकल्प सही होगा। कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला ऑप्शन, सीखना व्यवहार परिवर्तन की एक प्रक्रिया है, सीखना एक लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया है, विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है, वृद्धि एक जैविक प्रक्रिया है। देखिए, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। विकास सिर्फ मात्रात्मक प्रक्रिया ही नहीं है, ठीक है। विकास का मतलब ये होता है गुणों में भी परिवर्तन हो, जो हमें दिखाई नहीं दे सकता है, जिसका मापन अच्छी तरीके से संभव नहीं है, इसलिए ये कथन सत्य नहीं होगा, अर्थात असत्य होगा। सी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। क्षेत्र विशेष में बालक की विशिष्ट क्षमता को क्या कहते हैं? प्रश्न संख्या 8। मूल्य, रुचि, अभिक्षमता, अभिप्रेरणा। अभिक्षमता कहा जाता है जब आप किसी विशेष क्षेत्र में आपके अंदर कोई विशेष टैलेंट है, विशेष क्षमता है, उसको अभिक्षमता कहा जाता है। ब्रूनर की प्रतिबिंबात्मक अवस्था पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था से मिलती जुलती है? देखिए, उच्च प्राथमिक स्तर में लेवल थोड़ा सा यही बढ़ जाता है कि यहां पर देखिए ब्रूनर और पियाजे दोनों की बात कर ली गई। अब अगर आपने ये नहीं पढ़ा होगा, ये पढ़ा होगा, तब भी काम नहीं चलेगा। दोनों आपको पता होना चाहिए कि ब्रूनर का सिद्धांत क्या कहता है, पियाजे का सिद्धांत क्या कहता है। तो ब्रूनर की जो प्रतिबिंबात्मक अवस्था है और पियाजे की जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, इसमें चीजें मिलती जुलती हैं। क्योंकि प्रतिबिंबात्मक अवस्था, इसी को हम छायात्मक अवस्था कहते हैं, इसमें मानसिक प्रतिबिंबों के द्वारा सूचनाएं व्यक्ति तक पहुंचती हैं। सेम कंडीशन पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में भी रहती है, तो यहां पर डी ऑप्शन सही होगा। कौन व्यक्तित्व के गुण सिद्धांत से संबंधित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 10। देखिए, कैटल ने भी वर्गीकरण किया है, आल्पोर्ट ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया, आप पढ़ते होंगे। फ्रायड जो है ये मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के जनक हैं, इनका व्यक्तित्व पर कोई सिद्धांत या कोई नियम नहीं है, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आल्पोर्ट ने सील गुण सिद्धांत दिया है, ठीक है। कैटल का भी आपका सील गुण सिद्धांत है। आइसेंक का जैविक सील गुण सिद्धांत है, इन्होंने जैविक सील गुण सिद्धांत दिया था। फ्रायड अलग है, यहाँ पर गलत तो होगा ही। सृजनात्मक समस्या समाधान की वह अवस्था जिसमें व्यक्ति असंगत सूचनाओं पर ध्यान नहीं देता, उसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 11। उद्भवन कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। उद्भवन समय में कोई नई सूचना, ज्ञान अथवा अनुभव स्मृति भंडार में जमा नहीं होता। हाँ, संस्कृत भी ऐसे ही करा देंगे। अगला प्रश्न, बोली जाने वाली भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? अर्थ विज्ञान, वाक्य विन्यास, ध्वनिग्राम या फिर रूपग्राम? बोली जाने वाली कह रहा है, अर्थ की दृष्टि से कहता तो रूपग्राम हो जाता। बोली जाने वाली जैसे आप का, तो बोल तो ले रहे हैं ना, अर्थ भले नहीं निकल रहा है। सबसे छोटी इकाई जो बोली जाने वाली है वो है ध्वनिग्राम, इसी को हम स्वनिम कहते हैं। जैसे प्रश्न पूछा भी गया कि का, चा, पा, ना, ये क्या है, तो ये स्वनिम, इनका कोई अर्थ नहीं होता है, लेकिन हम बोल सकते हैं, इनका उच्चारण कर सकते हैं। रूपग्राम में अर्थ निकलेगा। अगला प्रश्न, निम्न में से किस प्रश्न द्वारा सृजनात्मक चिंतन को सर्वाधिक अच्छे ढंग से अनुमानित किया जा सकता है? क्वेश्चन नंबर 13। एक बार आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें, संख्या थोड़ी सी कम है, नोटिफिकेशन जाने के बाद भी आप लोग कम संख्या में जुड़े हैं, फटाफट से आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए, तो 13वें प्रश्न में उत्तर हो जाएगा, इससे कितने भिन्न तरीकों से कैसे, क्योंकि यहां पर बच्चा सोचेगा कि कितने तरीके से हम, जैसे आपको जाना है दिल्ली से मुंबई जाना है, तो बच्चे के सामने आप ये कहिए कि कितने तरीकों से जाना, तो बताएगा कि ये ट्रेन जाती है, एक ये एरोप्लेन जाता है, इतने बजे फ्लाइट है, बस से जाइए, ये जाइए, तो कई तरीके हैं, है ना।
बाकी सब ऑप्शन में कौन बता सकता है, तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, हम बता सकते हैं। सही उत्तर यहां पर कह रहा है कितने भिन्न, तो यहां पर सृजनात्मक चिंतन को बढ़ावा मिलेगा, इसलिए यहां पर बी ऑप्शन बेहतर होगा। 14वां प्रश्न लिखिएगा, सूक्ष्म शिक्षण है मूल्यांकन शिक्षण, प्रभावशाली शिक्षण, अवश्रेणीयन शिक्षण, वास्तविक शिक्षण। क्वेश्चन नंबर 14, माइक्रो टीचिंग। 14वें प्रश्न का उत्तर क्या होगा यहां पर, ये अवश्रेणीयन शिक्षण है। 6 सोपान होते हैं, कुल इसमें 36 मिनट लगता है। ये भी प्रश्न पूछा गया है कि इसमें कुल कितना समय लगता है, तो कुल 36 मिनट का समय लगता है। सूक्ष्म शिक्षण एक निश्चित श्रेणी को फॉलो करता है, स्टेप होते हैं ना, इसीलिए इसको अवश्रेणीयन कहा गया। सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेसन प्लान बनाते हैं, पाठ योजना का निर्माण करते हैं, फिर उसका प्रस्तुतिकरण करते हैं, प्रेजेंटेशन होता है, पढ़ाते हैं हम 6 मिनट में, प्रस्तुतिकरण। फिर उस पर फीडबैक मिलता है हमें सीनियर से कि हाँ इसमें आपने ये अच्छा किया, ये गड़बड़ किया, उसको सुधार करिए। प्रतिपुष्टि के बाद हम पुनः प्रस्तुतिकरण करते हैं, रीटीचिंग, पुनः प्रस्तुतिकरण, रिप्रेजेंटेशन कह सकते हैं। फिर 5वें नंबर पे फिर से हमें फीडबैक मिलता है। ये प्रक्रिया चलती रहती है और इसमें कुल 36 मिनट का समय लगता है। एक स्टेप हमने कुछ छोड़ दिया, प्रतिपुष्टि के बाद फिर से हम यहाँ पे लेसन प्लान बनाएंगे, एक स्टेप यही गड़बड़ होगा। यही जो है यहाँ पे हम पुनः पाठ योजना, पुनः प्रस्तुतिकरण, पुनः प्रतिपुष्टि, ये स्टेप जो है रिवाइज होते रहते हैं। ठीक है, 14 का यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा, जिसको बी लग रहा है वो बी लगा देगा पेपर में। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, सूची दे रखी है, आपको मिलान करना है कौन सा सिद्धांत किससे संबंधित है। देखिए फ्रायड के बारे में अभी भी हमने आपको बताया था, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया था। मैकडूगल ने मूल प्रवृत्तियों की बात करी है, तो बिल्कुल सामने ही दे रखा है। हल ने कौन सा सिद्धांत दिया है, तो बिल्कुल सारे सामने दे रखे हैं, मैटर क्या है, 1 2 3 4, चलिए 1 2 3 4, अर्थात यहां पर इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, 1 2 3 4। मैकडूगल ने मूल प्रवृत्ति दिया, नहीं रुकिए कुछ तो गड़बड़ है, रुकिएगा। देखिए मैकडूगल ने सिद्धांत दिया मूल प्रवृत्ति का, ठीक है। फ्रायड ने दिया मनोविश्लेषण का, ठीक है। मैस्लो का आवश्यकता का सिद्धांत है, हल का प्ररोध अवलोकन का। मैस्लो ने आवश्यकता का सिद्धांत दिया, तो यहां पर आपके दो सामने सामने दिए हैं, अर्थात अगर हम ए का मिलान करेंगे, ए का तो चौथे के साथ जाएगा, बी का दूसरे के साथ जाएगा, सी का सिगमंड फ्रायड ये आपका 3 के साथ जाएगा, और डी का यहां पर अर्थात 4 2 3 1, 4 2 3 1 इसका उत्तर होगा, जो कि आपका ऑप्शन में है डी के साथ, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर डी के साथ इसका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए, समय दिया करिए, अगर कुछ गलती होती तो हम सुधार करेंगे, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा समूह सृजनात्मकता के तत्वों के संबंध में सही है। देखिए मौलिकता तो सभी में दे रखा है, अब आपको एलिमिनेट करना है। प्रवाह भी इसमें है, इसमें नहीं है प्रवाह, तो इसको हटा दीजिए, प्रवाह होता है इसकी विशेषता। विविधता भी होती है, विविधता इसमें नहीं, इसको हटा दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 16 के लिए उत्तर हो जाएगा यहां पर प्रवाह, विविधता, मौलिकता और विस्तारण। क्वेश्चन नंबर 17, एक 4-5 वर्ष के बालक में अपने पिता की अपेक्षा अपने माता के प्रति अत्यधिक प्रेम की भावना विकसित होती है, सिगमंड फ्रायड के द्वारा इसको क्या कहा गया। 17वां प्रश्न उत्तर हो जाएगा, हमने आपको बताया बालक अगर माता के प्रति अधिक प्रेम करता है तो ये ऑडिपस कॉम्प्लेक्स के कारण होता है।
और अगर लड़की अगर अपने पिता के प्रति प्रेम करती है लड़की, तो वहां पर आपका इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। 18वां प्रश्न, सीखने के गौड़ नियमों में शामिल नहीं है। गौड़ नहीं है तो गौड़ नियम आपको बताए गए थे 5 हैं, उसमें कौन सा शामिल नहीं है ये आपको बताना है। प्रश्न संख्या 18, उत्तर होगा यहाँ पर क्रिया प्रतिक्रिया का नियम नहीं है शामिल, बाकी सारे हैं। सादृश्यता का नियम है, आंशिक क्रिया का नियम है, बहु प्रतिक्रिया का नियम है, मनोवृत्त का नियम है, साहचर्यात्मक रूपांतरण का नियम है, लेकिन क्रिया प्रतिक्रिया का नियम जो है ये साइंस से संबंधित है शायद किसी से। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 दिखेगा, स्कूटर चलाने वाले व्यक्ति द्वारा कार चलाना सीखते समय पूर्व अनुभवों का सहायक होना किस प्रकार के अधिगम अंतरण का उदाहरण है। कल भी हमने इस पैटर्न पे क्वेश्चन कराया था, जब हम निम्न से उच्च की ओर बढ़ते हैं, स्कूटर से कार चलाना सीख रहे हैं, तो ये ऊर्ध्व अंतरण हो जाएगा। 19 का यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा। संप्रेषण संबंधी अक्षमता को क्या कहेंगे? संप्रेषण मतलब होता है जहां पर विचारों का आदान प्रदान। सोशल साइंस का आप हमें पिछले पेपर भेज दीजिए, हम कोशिश करेंगे करा देंगे। सोशल साइंस के पिछले पेपर नहीं हमारे पास। डिस्फेजिया ये भाषा संबंधी विकार होता है, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ये पठन संबंधी होता है, पढ़ ले, तो ये तो होगा नहीं। ये गणितीय संबंधी होगा, तो ये भी नहीं होगा। ये लिखने से संबंधित होगा, तो ये तीनों नहीं होंगे। ये आपका ए ऑप्शन के साथ जाएगा। निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि प्रजातांत्रिक नहीं है? प्रोजेक्ट विधि, सामूहिक परिचर्चा, व्याख्यान विधि, सहभागी विधि। प्रश्न संख्या 21, देखिए 2 प्रकार की शिक्षण विधियां होती हैं, एक वो जिसमें टीचर का प्रभुत्व हो, एक दूसरा जिसमें प्रजातांत्रिक माहौल हो। तो यहां पर आपसे पूछा जा रहा प्रजातांत्रिक नहीं है, इस विधि को हम कहेंगे यहाँ पर व्याख्यान विधि, क्योंकि इसमें टीचर व्याख्या करता हुआ चलता है और बच्चे को सुनना होता है। ये प्रजातांत्रिक नहीं है, सी ऑप्शन इसका सही होगा। शैक्षिक उद्देश्यों के ब्लूम के वर्गीकरण के भावात्मक पक्ष से निम्न में से कौन सा स्तर संबंधित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 22, कौन सा संबंधित नहीं है? पूछ क्या रहा है? भावात्मक पक्ष, इसको भी ध्यान रखिएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा यहां पर ज्ञान, क्योंकि ये भावात्मक पक्ष से संबंधित नहीं है। ज्ञान आपका किस पक्ष में आ जाएगा? संज्ञानात्मक पक्ष में। तो यहां पर आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है? क्वेश्चन नंबर 23 का उत्तर करिएगा। अभिप्रेरणा स्तर जो है शिक्षण का कोई स्तर नहीं होता। अगला प्रश्न देखिए, अधिगम प्रक्रिया उद्दीपन एवं डैश के बीच की संगति है। पूर्व अनुभव, पशु, अनुक्रिया या फिर व्यवहार। क्वेश्चन नंबर 24, अनुक्रिया, उद्दीपन और अनुक्रिया के बीच की संगति है, स्टिमुलस रेस्पॉन्स। निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि प्रगतिवादी सिद्धांतों पर आधारित है? पच्चीसवां प्रश्न, तो समस्या समाधान विधि जो है ये प्रगतिवादी सिद्धांतों पर आधारित है, क्योंकि प्रगतिवादी शिक्षण विधियों में बालक को सक्रिय अधिगमकर्ता माना जाता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा। निम्नांकित में से कौन सा समस्या समाधान में बाधक नहीं है? बाधक नहीं है कह रहा है, तो सूझ बाधक कैसे हो सकता है? सूझ तो मदद करेगा ना।
अचानक से कोई चीज हम जान जाते हैं, समस्या का समाधान हो जाता है, तो ये बाधा नहीं पहुंचा रहा। चिंता बाधा पहुंचाएगी, समस्या नकारात्मक, अगर आप माइंड में नेगेटिव चीजें सोचते हैं तो ये बाधा पहुंचाएगी। सूझ जो है ये बाधा नहीं पहुंचाएगी। सूझ के द्वारा तो हमारा समस्या का समाधान हो जाता है। संवेग कौन सा है बताइए। क्वेश्चन नंबर 27 का उत्तर हो जाएगा यहाँ पर आमोद जो है ये प्रकार का संवेग है, जैसे आपका भय हो गया, क्रोध हो गया, करुणा हो गया, ये क्या है, संवेग है। FIACS के साथ मूल रूप से कौन संबंधित है? FIACS फ्लेंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस कैटेगरी। अब क्वेश्चन में ही आंसर F फॉर क्या है, फ्लेंडर। तो ये जो है मेथड 1959 में एक विशिष्ट प्रणाली फ्लेंडर के द्वारा विकसित की गई। ये नया प्रश्न होगा, लिख लीजिएगा। हिंदी की प्रीवियस ईयर करा चुके हैं, हिंदी की मैराथन थ्योरी वाली अभी नहीं अपलोड हुई है। EVS आज अपलोड हुई है और बाकी धीरे धीरे अपलोड करेंगे। निम्न कथनों में से कौन सा प्रश्न कौशल के लिए सही नहीं है? 29वां प्रश्न, प्रश्न कौशल के लिए सही नहीं है, तो हाँ या ना वाले जो है इसमें तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ये थोड़ा सा उचित नहीं है। उत्साहवर्धक तरीकों का प्रयोग करिए, संवेदनशीलता का विकास, प्रोत्साहन सही है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी तकनीक है? साक्षात्कार, अवलोकन, निर्धारण मापनी, प्रासंगिक, अंतर्बोध परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 30 प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण जो है ये आपका प्रक्षेपी तकनीकी के अंतर्गत आती हैं। चलिए 30 में कितने गलत हुए पॉइंट आउट करिएगा, इस वीडियो को एक बार दोबारा देखिएगा। बढ़ते हैं 2018 के पेपर की तरफ, थोड़ा सा इससे आसान आपको मिलेगा देखने को। तब तक आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए पहला प्रश्न आप सबके सामने, क्वेश्चन नंबर 1 2018, ये रहा 2018 का पेपर। शुरू किया जाए। अभी आप सिर्फ क्लास पे ध्यान दें, एक्स्ट्रा कमेंट को हम लास्ट में देख लेंगे। पहला प्रश्न आप सबके सामने है, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश कहाँ स्थित है? तो ये आपका प्रयागराज में है, ऑप्शन नंबर बी के साथ होगा, इलाहाबाद में। प्रश्न संख्या 2, जो संबंध स्किनर का चूहों से एवं थॉर्नडाइक का बिल्लियों से था, कोहलर के, यानी स्किनर ने चूहे पर प्रयोग किया, थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर, तो कोहलर ने अपना प्रयोग किस पे किया? कुत्तों, मुर्गियों, बंदरों या फिर वनमानुषों पर। पता होना चाहिए, बहुत बार क्लासेस में हमने आपको बताया है। प्रश्न संख्या 2 का उत्तर हो जाएगा यहाँ पर वनमानुषों पर इन्होंने प्रयोग किया। अगर हम बात करें गेस्टाल्टवाद के प्रतिपादक तो मैक्स वर्दीमर माने जाते हैं। इन्होंने सूझ का सिद्धांत दिया। क्वेश्चन नंबर 3, अधिगम का पठार है, अधिगम का पठार का मतलब क्या हुआ? पठार का मतलब ही हुआ कि कहीं ना कहीं रुकावट पैदा हो रही है, अवरुद्ध वर्धन। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म नामक पुस्तक के लेखक हैं? थॉर्नडाइक की ये पुस्तक है या स्किनर की? तो बिहेवियर की बात करी जा रही है, ये पुस्तक है स्किनर की। छात्रों में सही व्यवहार के प्रशिक्षण हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर हो जाएगा यहाँ पर 2018 का ये 5वां प्रश्न है, सही तरीके से व्यवहार का प्रस्तुतिकरण। क्वेश्चन नंबर 6, समस्या समाधान में लक्ष्य प्रवणता के संप्रत्यय को किसने प्रस्तावित किया था? हल, केंडलर, कोहलर या फिर ब्रिक। छठा प्रश्न उत्तर होगा CL हेल के द्वारा प्रस्तावित किया गया था लक्ष्य प्रवणता के कॉन्सेप्ट को। इनमें से कौन सूक्ष्म शिक्षण की विचारधारा से संबंधित नहीं है?
नहीं है पूछ रहा है। अगर आप थोड़ा सा भी जल्दबाजी करें, आपने पढ़ लिया कि संबंधित है तो आप एलन लगा करके चले आएंगे, है ना, फिर गड़बड़ हो जाएगा। आपको लगेगा कि पूछ रहा है कि सूक्ष्म शिक्षण कॉन्सेप्ट किसने दिया, बट यहां पर पूछ रहा है कौन संबंधित नहीं है। डेविड ह्यूम संबंधित नहीं है, एलन बुश और एचिसन ये तीनों लोग संबंधित हैं। यहां पर बी इसका उत्तर होगा। शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, दूरवर्ती स्तर का संबंध नहीं है। ठीक है, स्मृति, अवबोध, परावर्ती, ये 3 लेवल होते हैं। मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल। निम्न में से कौन सी कक्षा शिक्षण में जनतांत्रिक शिक्षण नीति नहीं है? जनतांत्रिक, जिसमें बच्चों की भागीदारी नहीं हो। क्वेश्चन नंबर 9, उत्तर होगा यहां पर व्याख्यान, क्योंकि अभी भी हमने आपको बताया था इसमें टीचर बस लेक्चर व्याख्या करता रहता है, बच्चे सुनते रहते हैं। समावेशी शिक्षा की एक विशेषता नहीं है। प्रश्न संख्या 10। क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर होगा विशेषता नहीं है पूछ रहा है। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। कहा जा रहा है समावेशी शिक्षा एक सतत प्रक्रिया है, वह कोई उपार्जित अवस्था या उत्पाद नहीं है। ये समावेशी शिक्षा की विशेषता नहीं होगी, क्योंकि ये एक प्रणाली है। समावेशी शिक्षा का मतलब क्या होता है? समावेशी शिक्षा का मतलब होता है बिना किसी भेदभाव के सभी प्रकार के बच्चों को एक साथ लेकर के चलना। ठीक है। तो यहां पर सी जिन लोगों ने लगाया है सही है उत्तर। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा फ्लैंडर, देखिए फ्लैंडर से प्रश्न 2019 में भी आया है और 18 में भी। कोई कह रहा ए होगा। अच्छा, देखिए भाई देखते हैं। बात तो आपकी सही है, केवल विशेष आवश्यकता लिखा हुआ है। या केवल विशेष आवश्यकता वाले छात्रों, चलिए इसको देखते हैं, अभी हम चेक करते हैं। पॉइंट है यहां पर सिर्फ केवल पे जोड़ दिया गया है। देखिए ये दिव्यांग बालकों की देखभाल ठीक है, सतत प्रक्रिया है, यही होना चाहिए, क्योंकि समावेशी शिक्षा में सिर्फ विशेष आवश्यकता वाले बच्चों पर जोर नहीं दिया जाता, सभी प्रकार के बच्चों पर जोर दिया जाता है। यानी सभी को एक साथ लेकर के शिक्षा दी जाती है बिना किसी भेदभाव के। तो यहां पर ए ही इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, ब्लेंडर से क्वेश्चन यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 11, उत्तर होगा यहाँ पर अभिभावक कथन। अभिभावक कथन जो है ये अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली से संबंधित नहीं है। ब्लेंडर की अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली में शिक्षक कथन, छात्र कथन और मौन है। तो यहां पर आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, संभाषण में अर्थ की लघुत्तम इकाई क्या है? अब यहां पर अर्थ पूछा गया है, पिछले पेपर में अर्थ नहीं था, ठीक है, सिर्फ बोलने के लिए कहा जा रहा था। तो 12वें प्रश्न में इसका उत्तर हो जाएगा रूपग्राम। अर्थ की बात आई तो रूपग्राम। देखिए पैटर्न वही रिपीट हो रहा है ना। जिस पैटर्न में प्रश्न आ रहे थे, एक कथन वाला प्रश्न आ गया, हम करके सीखते हैं किसने कहा? हम करके सीखते हैं कथन किसने कहा? हम करके सीखते हैं,
क्वेश्चन नंबर 13, वैसे तो ये सिम्पसन का कथन है। क्वेश्चन नंबर 13 में आपने क्या पढ़ा अभी तक? ऑप्शन में सिंकसन भी है, योकम भी है, मेस भी है, कॉलसैनिक भी है। बताइए आंसर। यूपी टेट ने इसका आंसर डॉक्टर मेस दिया था, तभी हम इतना रुके हुए हैं, खोज रहे हैं कि इसका आंसर होना क्या चाहिए। यूपी टेट की परीक्षा में इस प्रश्न का उत्तर डॉक्टर मेस दिया गया था। बताइए क्या होगा इसका आंसर। सी या फिर बी? ए तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, यहाँ पर यूपी टेट ने इसका आंसर मेष दिया था, बट अगर आप कहीं गूगल पे या कहीं सर्च करेंगे तो सिंपसन आएगा। ठीक है, दोनों चीजें हम आपको बता रहे हैं। निम्न में से कौन सा शिक्षण स्तर नहीं है? शिक्षण स्तर कौन सा नहीं है? क्वेश्चन नंबर 14, उत्तर होगा यहाँ पर वर्णन जो है ये नहीं है, बाकी तीनों होते हैं। शिक्षण की अंतःक्रियात्मक अवस्था में मुख्य संक्रिया होती है निदान की, प्रत्यक्षीकरण की, क्रिया और प्रतिक्रिया की, या फिर उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 15, उत्तर होगा यहाँ पर ये सभी। निदान, प्रत्यक्षीकरण, क्रिया प्रतिक्रिया, इन सभी का योगदान रहता है। अगला प्रश्न, एक बालक काली गाय, काला कुत्ता अथवा काली वस्तुओं को देख करके डरने लगता है, ये क्या है? देखिए सिंपसन भी गलत नहीं है, बट पता नहीं क्यों ये क्वेश्चन एक तरीके से कोर्ट में ले जाने वाला है। कहीं कहीं सिंपसन लिखा हुआ मिलता है, कहीं कहीं पे आपका मेस लिखा हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 का उत्तर हो जाएगा यहाँ पर, सॉरी 22 नहीं 16। बच्चा क्या है, डर जाता है देख करके, तो ये कहीं ना कहीं उद्दीपक सामान्यीकरण है। बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। उद्दीपक सामान्यीकरण की ये प्रक्रिया है जिसकी वजह से बच्चा जो है काली चीजों को देख करके विशेषकर डर रहा है। अगला प्रश्न, शिक्षण विधि का चयन करते समय किसको ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है? बताइए। सत्रहवां प्रश्न उत्तर होगा यहाँ पर, अभिभावक की पृष्ठभूमि से हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, चाहे किसी भी बैकग्राउंड से बच्चा आ रहा हो। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। सीडीपी पेपर 1 को हम प्रीवियस ईयर 2011 से 2020 तक हल करा चुके हैं, उसको एक बार जरूर देख लीजिएगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा जा रहा है, बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। प्रश्न संख्या 18, तो जिज्ञासा की कमी ये बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है, यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा। बाकी ये सामूहिकता की प्रबलता होती है, वृद्धि की स्थिरता रहती है। जिज्ञासा की कमी जो है ये विशेषता नहीं है, जिज्ञासा की कमी दे रखा है ना, इसलिए जिज्ञासा तो होती है इसमें। सृजनात्मक प्रक्रिया से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19, उद्भवन, अभिप्रेरणा, आयोजन, प्रबोधन। तो उद्भवन जो है ये सृजनात्मकता की प्रक्रिया से संबंधित नहीं है, ए ऑप्शन के साथ जाएंगे। पूछ रहा है निम्न में से कौन सा वृद्धि और विकास का प्रथम चरण है? सबसे पहले क्या होता है, तो सबसे पहले
शरीर बनता है बच्चे का, शारीरिक विकास, तब मानसिक विकास, फिर उसके बाद संवेगात्मक विकास, फिर नैतिक, फिर सामाजिक। अगला प्रश्न देखिएगा, सीखना एक तरह के व्यवहार का बचाव है, विस्तार है, संशोधन है, प्रस्तार है। सीखना क्या है? व्यवहार में स्थायी परिवर्तन। परिवर्तन का मतलब संशोधन, बदलाव करते हैं आप अपने व्यवहार में। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 22, स्किनर बॉक्स का प्रयोग किया जाता है शाब्दिक अधिगम के लिए, प्रसूत अनुबंधन के लिए, चालक अधिगम के लिए, या फिर आकस्मिक अधिगम के लिए। क्वेश्चन नंबर 22 का उत्तर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 22 का उत्तर प्रसूत अनुबंधन के लिए। स्किनर ने अपने प्रयोग चूहे और कबूतर पे किए थे, आरएस थ्योरी के नाम से भी हम जानते हैं। बुद्धिमापन की भाटिया बैटरी परीक्षण में कितने उप परीक्षण हैं? 5, 8, 4 या फिर 7? तो 5 उप परीक्षण हैं। कौन कौन से 5 हैं? कोह ब्लॉक डिजाइन टेस्ट, पास अलोंग टेस्ट, पैटर्न डिजाइन टेस्ट, इमीडिएट मेमोरी टेस्ट, पिक्चर कंस्ट्रक्शन टेस्ट। ये 5 उप परीक्षण हैं। प्रश्न संख्या 24 देखिएगा, किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादन किसने किया? किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादन फ्रोवेल महोदय के द्वारा किया गया। ए ऑप्शन यहां पर सही होगा। संकलनात्मक परामर्श के जन्मदाता कौन है? FC थॉर्न जो है संकलनात्मक परामर्श के जन्मदाता हैं। इस परामर्श में ना तो अधिक सक्रियता होती है और ना ही निष्क्रियता, बैलेंस्ड रहता है। क्वेश्चन नंबर 26, छात्र के अवांछित व्यवहार के संशोधन के लिए सबसे प्रभावी विधि क्या है? सिंपल सी बात है, दंड नजरअंदाज करना गलत है। हम क्या करेंगे? कारणों का पता लगाएंगे और उपचार करेंगे। 26 का डी सही हो जाएगा। डिस्लेक्सिया किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 27, डिस्लेक्सिया का संबंध किससे है? पढ़ ले। तो 27 का उत्तर होगा पठन संबंधी। ये होता है डिसकैलकुलिया। ये क्या होता है? भूल गए, डिस्ग्राफिया। क्वेश्चन नंबर 28, ब्रेल लिपि एवं टेप रिकॉर्डिंग किसके लिए शैक्षिक प्रावधान के रूप में प्रयोग किए जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 28। EVS की जिन लोगों ने पापा वीडियो नहीं देखी है, देख लीजिएगा भाई, बड़ी मेहनत से उसको रिकॉर्ड किया था। 1.5 घंटे की क्लास है, उसमें से 15 से 20 क्वेश्चन फंसने की प्रबल संभावना है। क्वेश्चन नंबर 28 का उत्तर हो जाएगा, यहाँ पर ब्रेल लिपि की बात करी गई है तो ये हो जाएगा दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए। CWSN का अर्थ है, प्रश्न संख्या 29, CWSN का मतलब होता है स्पेशल आवश्यकता वाले बच्चे, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। क्वेश्चन नंबर 29 उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे। तो यहां पर आपका ऑप्शन सही हो जाता है सी। अगला प्रश्न देखिए, परामर्श का एक तत्व नहीं है। देखिए, जब आप किसी के पास, डॉक्टर के पास परामर्श लेने जाते हैं तो संप्रेषण तो होगा ही। संप्रेषण मतलब विचारों का आदान प्रदान। विश्वास नहीं होगा तो आप जाएंगे क्यों उसके पास? साक्षात्कार मतलब मीटिंग टाइप में होगी, उससे बातचीत होगी। तो ये 3 होते हैं, वृत्तिक वृद्धि नहीं होती है परामर्श का तत्व। चलिए अब बढ़ते हैं 2017 के पेपर की तरफ। 2 पेपर आपने हल कर लिए हैं, कुछ तो आपको मदद मिली होगी, पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा, किन किन टॉपिक से प्रश्न आ रहे हैं ये आपको आइडिया लग गया होगा, है ना। बाकी जियो तो आपके पास है ही, आइडिया यहां से आपको मिल रहा है। बढ़ते हैं 2017 के पेपर की तरफ।
चलिए देखते हैं कुछ गड़बड़ ना हुआ हो, ऑप्शन वाला सिस्टम हो ही गया गड़बड़। 2017 का जो पेपर है इसमें ऑप्शंस ऊपर नीचे हैं, तो हमें आपको पहले 2016 का हल कराना होगा, फिर 17 का। धैर्य रखिएगा, 17 वाला भी कराएंगे एडिट करके। 16-17 दोनों ही गड़बड़ हैं। चलिए 16 में एक ही प्रश्न गड़बड़ है, बाकी सारे सही हैं, इसलिए हम पहले 16वां प्रश्न कर लेते हैं। कह रहा है शिक्षक द्वारा कक्षा में डांट पड़ने पर यदि छात्र घर आकर छोटी बहन पर गुस्सा का इजहार करता है तो ये किस बात का उदाहरण? ऐसा कई बार हुआ होगा आप सबके साथ। क्वेश्चन नंबर पहला 2016 का पेपर, 2016 का पहला ऑप्शन, पहला क्वेश्चन ये विस्थापन है, जब हम किसी का गुस्सा किसी पे उतार देते हैं, विस्थापन। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सीखने के गेस्टाल्ट से संबंधित है? गेस्टाल्टवाद के जनक ही हमने आपको बताया था वर्दीमर, उनके सहयोगी हैं कोहलर और कोपका, तो डी सही हो जाएगा। देखिए भाषा से एक प्रश्न जरूर आ रहा है ना। क्या रहा है, भाषा का वह घटक जो ध्वनि की गति के अनुक्रम, संचालन एवं उसकी रचना से संबंधित नियम की चर्चा करता है, उसे क्या कहते हैं? प्रश्न संख्या 3, तीसरे प्रश्न का उत्तर करिए। उत्तर होगा तीसरे प्रश्न के लिए स्वर विज्ञान कहा जाता है। वुडवर्थ के अनुसार स्मृति का आयाम नहीं है। मेमोरी भी आपके सिलेबस में है, बट आप पढ़ाया नहीं जाता है ना। चलिए, अगर कोई वीडियो बना के डाल भी दे तो लोग पढ़ना नहीं चाहते। चलिए उत्तर करिएगा क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। यहाँ पर तर्क करना नहीं आएगा, पुनः स्मरण, पहचानना, धारणा, ये स्टेप होते हैं। टीएटी किसके द्वारा बनाया गया? टेट नहीं है ये, क्या हो गया, उल्टा सीधा क्लास में होने लगा, नाचने लगी क्लास, आ गया सही से। टीएटी किसके द्वारा बनाया गया? टेट, थियोमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, ये बनाया गया मर्रे के द्वारा। तो यहाँ पर 5वें प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार में बाधा आना क्या कहलाता है? लक्ष्य निर्देशित व्यवहार है, अगर उसमें बाधा आ रही है तो इसको हम क्या कहेंगे? संवेग कहेंगे, अभिप्रेरणा कहेंगे, कुंठा कहेंगे, या फिर आक्रामकता कहेंगे? बताइएगा इस प्रश्न का आंसर, जल्दी से बताइए फटाफट से आप सभी लोग। फटाफट से आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 6 और छठे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा यहाँ पर कुंठा कहेंगे, कुंडा नहीं, कुंठा होगा, ठीक है, कुंठा। कुंठा अर्थात ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। सही कर लीजिएगा, ये एक टाइपिंग मिस्टेक है, कुंठा होगा यहाँ पर ऑप्शन में। 6 के लिए 2016 का आपका छठा प्रश्न, चलिए इसको हम एडिट कर लेंगे, कुंठा होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, थोड़ा सा छोटी स्क्रीन अभी आपको दिख रही होगी, भी इसको हम जूम कर देंगे। आंख के रंग को कौन सा कारक प्रभावित करता है? बताइए, आंख के रंग को कौन सा कारक प्रभावित करता है? क्या बफरिंग हो रही है क्लास में? बताइए, क्या बफरिंग हो रही है? एक बार कमेंट करिएगा। अच्छा, एक मिनट दीजिएगा, हम सही करते हैं।